हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू स्कूल जी, इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1, फ्रेंच रेवोल्यूशन। मैं आपकी हिस्ट्री टीचर हूँ और शुरू करते हैं। इतिहास अतीत पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। कोई बोर होने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वर्ड टू वर्ड वी विल बी अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। और कोई सब्जेक्ट समझ में आए ना आए, हिस्ट्री की गारंटी मैं लेती हूँ। ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें, सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, इतिहास का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है ये जो क्रांति फ्रांस में आई थी आज से तकरीबन 300-400 साल पहले, इसका असर मॉडर्न सभी देशों पे देखने को मिलेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं चैप्टर की। फर्स्ट सेक्शन करेंगे। On the morning of July 14th, 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded the troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. देखिए क्या है, 14 जुलाई 1789 की बात है कि पेरिस, जो फ्रांस है उसमें सिटी है पेरिस। पेरिस में लोग बहुत परेशान हैं, लोगों में मतलब असमंजस फैला हुआ है, बड़े मतलब टर्मोइल वाली सिचुएशन है, परेशान हो रखे हैं लोग, कंफ्यूज हो रखे हैं। क्यों हो रखे हैं कंफ्यूज? जो राजा है फ्रांस का, उसने अपनी जो सेना है उसको पेरिस में मूव करने के लिए कहा है। ठीक है, अब लोगों को ये अफवाहें फैली हुई है लोगों के बीचों बीच में कि जो राजा है वो जल्दी ही अपनी सेना को जनता के ऊपर ओपन फायर करने के लिए आदेश देगा। ऐसी क्या सिचुएशन हुई कि जनता इतनी डरती है राजा से? जनता के मन में इतनी इनसिक्योरिटीज हैं कि उनका खुद का राजा उन्हें मार देगा। ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. तकरीबन 7,000 लोग, आदमी औरत अलाइक, सभी एक टाउन हॉल के सामने इकट्ठे होते हैं और डिसाइड करते हैं कि ठीक है, सेना हमें मारने आ रही है, हम खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। लेकिन प्रोटेक्ट करेंगे कैसे? प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए हथियार। बिना हथियारों की लड़ाई नहीं होती। ठीक है, आपकी मम्मी अगर घर पे कभी आप गलती कर देते हैं कुछ, तो आपको डराने के लिए बेलन लेके पीछे भागती है ना। बिना बेलन बिना चप्पल के तो पीछे भागती नहीं है। ठीक है, सो वो एक इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, पर ठीक है, दो थिंग्स आर ऑल्सो एंजॉयबल। वॉट एवर, बिना हथियारों की लड़ाई नहीं होती। आपकी जुबान भी आपका हथियार बन सकती है इफ यू आर इंटेलिजेंट इनफ। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille. कुछ सैकड़ों लोग, इन 7,000 लोगों में से बैस्टिल, जो एक पहले फोर्ट था और अब उसको बदल के प्रिजन यानी जेल बना दिया गया है, उस पे हमला करते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं, उस पूरी बिल्डिंग को गिरा देते हैं, महल को, जहां उन्हें लगा था कि शायद हमें बहुत सारे गोला बारूद और ये वेपन्स मिलेंगे। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड, जो हाथापाई हुई, उसमें कमांडर जो थे बैस्टल के वो मारे जाते हैं और 7 प्रिजनर्स रिलीज कर दिए जाते हैं। उस पूरी प्रिजन में सिर्फ 7 कैदी थे, वो रिलीज हो जाते हैं। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. अभी देखो क्या है ना कि वो जो जगह थी जिस जो इन्होंने गिरा दी, इमारत गिरा दी, एक महल गिरा दिया, उसको गिराकर लोग बड़े खुश हुए। क्यों? व्हाट कैन बी द रीजन? रीजन ये है बेटा कि जनता राजा से नफरत इतनी करती थी कि राजा की पावर का कोई भी सिंबल उनको पसंद नहीं था। चाहे वो राजा की मूर्ति हुई या कोई आदेश हुआ या कोई उसका महल हुआ, वो राजा का महल था और राजा के महल को गिराकर जनता को ऐसा लगा कि हमने शायद राजा का कोई एक नुकसान किया है। The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. उस महल को तोड़ दिया गया, पत्थर पत्थर टुकड़े टुकड़े उसके कर दिए गए और वो पत्थर बाजार में बिके उन सभी के लिए जो इस हिस्टोरिकल मोमेंट का एक यादगार, एक याद के तौर पे कोई मतलब छोटी मोटी चीज अपने पास रखना चाहते हैं। समझ में आई आपको बात? उन्होंने राजा का नुकसान किया, इस नुकसान की याद में लोग पत्थर खरीद के ले जा रहे हैं। अपना घर बनाने के लिए नहीं लेके जा रहे हैं वो ईंटें या वो पत्थर जिनसे वो महल बना था, उसे लोग खरीद रहे हैं सिर्फ इस
चीज, इस मेमोरी को एक एनकेस करने के लिए, घर पे ये चीज एक याद के तौर पे रखने के लिए कि हमने राजा का महल तोड़ा था। The days that follow saw more rioting both in Paris and the countryside. Countryside का क्या मतलब होता है? जो गांव का इलाका होता है। पेरिस तो सिटी थी, पर कंट्री साइड यानी गांव का इलाका। हर जगह पूरे फ्रांस में अलग अलग जगहों पे अलग अलग लेवल के रॉइट्स हो रहे थे, दंगे फसाद हो रहे थे। रॉइट का क्या मतलब होता है बेटा? रॉइट का मतलब होता है दंगे फसाद, ठीक है। मोर पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अब आप एक बात बताइए कि अगर आटा, आज के दिन भारत में क्या रेट है आटे का? आई गेस 40, 50, 45 रुपए इतना ही है ना। हाँ, जो आशीर्वाद का जो आटा आता है वो आई गेस 350 रुपीज फॉर 10 kgs आता है वो। अगर यही चीज हो जाए, मान लीजिए 3000 रुपए के 10 किलो, तो क्या 300 रुपीज kg हो गया ना आटा? बहुत महंगा हो गया। इतना महंगा तो कोई, मतलब महंगे से महंगा फ्रूट नहीं आता। तो उस सिचुएशन में जनता क्या करेगी? उस सिचुएशन में जनता करेगी प्रोटेस्ट, विरोध, ठीक है। Much later, when historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the King of France. आज के दिन अगर इतिहासकार इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, तो ये जो कुछ छोटे मोटे दंगे फसाद दिख रहे थे उस टाइम पे, हमें अब पता चलता है कि ये शुरुआत थी। एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ, एक के बाद एक के बाद एक इवेंट्स ऐसे हुए जिसकी वजह से अल्टीमेटली फ्रांस के राजा को मार दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। Though most people of that time did not anticipate this outcome, how and why did this happen? मैंने आपको कहा कि अल्टीमेटली फ्रांस के राजा को मार दिया जाएगा, पर उस टाइम पे जब लोग ये दंगे फसाद कर रहे थे, उनका कोई मोटिव नहीं था, उनका कोई भी मोटिव नहीं था अपने राजा को मरवाने का। वो राजा से नफरत करते थे, पर उन्होंने नहीं सोचा था कि एक दिन उनके वजह से राजा को मृत्यु प्राप्त होगी। ये कैसे हुआ, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये देखिए, ये बैस्टिल का जो किला है वो गिराया जा रहा है, लोगों ने जो प्रोटेस्ट कर रखा है। स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल, सून आफ्टर द डेमोलिशन ऑफ बैस्टिल, आर्टिस्ट्स मेड प्रिंट्स कमेमोरेटिंग द इवेंट्स। जैसे ही मतलब ये किला गिराया गया, उसके कुछ समय बाद जो आर्टिस्ट होते हैं, पेंटर्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, पेंटर्स होते हैं, उन्होंने इसकी फोटोज वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया था, इस एक ऐतिहासिक मोमेंट को याद रखने के लिए। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब मैंने आपको पूरा एक सिचुएशन बता दी कि शुरुआत जो होती है दंगे फसाद की, रेवोल्यूशन की, वो इस बैस्टल के किले को गिराने से होती है। लेकिन ऐसी क्या नौबत आ गई कि जनता इतनी चिढ़ती है सरकार से, अपने खुद के राजा से जनता इतनी चिढ़ती है? क्या ऐसी नौबत आन पड़ी? क्यों जनता इतनी परेशान थी? क्या सिचुएशन थी सोसाइटी की? वो पढ़ लेते हैं एक बार। अब 18th सेंचुरी का मतलब समझा देती हूँ मैं पहले आपको। आपके टाइटल में ही है 18th सेंचुरी। क्या थी 18th सेंचुरी? 1701 से लेकर 1799 तक को कहेंगे 18th सेंचुरी। 1801 से लेकर 1899 तक को कहेंगे 19th सेंचुरी। 1901 से लेके 1999 तक के टाइम को कहेंगे 20th सेंचुरी। और 2000 से लेके 2099 यानी ये जो सदी चल रही है, इसको हम कहते हैं 21st सेंचुरी। समझे? बूझे? बूझ गए? हम बात कर रहे हैं लेट 18th सेंचुरी की। देखिए क्या है, अब इन सेंचुरीज को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हो गया हमारा अर्ली और एक हो गया हमारा लेट। अब यही वाली सेंचुरी मान लो हमारी, जिसको हम 18th सेंचुरी कहते हैं, इसके दो हिस्से बना दो, 50-50 साल के दो हिस्से बन जाएंगे ना। तो 50-50 साल के इन दो हिस्सों का जो पहला हिस्सा है, यानी 1700 से लेके 1750, ये जो टाइम है इसको कहेंगे हम अर्ली 18th सेंचुरी। समझे? और 1750 के बाद का जो टाइम है, 51 से लेके 1799, इसको हम कह देंगे लेट 18th सेंचुरी। बुझे? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ठीक है, लेट 18th सेंचुरी यानी 1750 से लेके 1799, इस टाइम पीरियड में फ्रांस की सोसाइटी के क्या हालात थे वो पढ़ लेते हैं। ओके,
In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. अब शुरू से कहानी पढ़ते हैं। अभी हमने एक किस्सा पढ़ा बेस्टिल के किले का, और वो किस्सा शुरुआत है पूरी क्रांति की, रेवोल्यूशन की। अब हम ये पढ़ते हैं कि ये क्रांति की नौबत आन क्यों पड़ी। तो स्टार्टिंग से जो राजा वहां पे उस टाइम पे रूल कर रहा था उसकी शुरुआत से देखते हैं। 1774 की बात है, जब लुइस 16 जो बर्बन परिवार के थे, बर्बन बिस्किट भी आते हैं, ठीक है, ये जो बर्बन बिस्किट है ना, ये इसी फ्रांस की रॉयल फैमिली के नाम पे पड़ा हुआ है इसका नाम, ठीक है। सो लुइस 16 जो है वो बर्बन फैमिली के थे, और वो शासक बनते हैं 1774 में फ्रांस के। ही वॉज 20 years old, वो सिर्फ 20 साल के थे, और उनकी शादी हो रखी थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मेरी एंटियोनेट। ऑस्ट्रेलिया नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑस्ट्रिया कहाँ है? यूरोप में है, फ्रांस का ही नेबर है, ठीक है, फ्रांस के ही आसपास है ऑस्ट्रिया, यूरोपियन कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये। यहाँ की राजकुमारी मेरी एंटियोनेट से लुइस 16 की शादी हो रखी थी। Upon his accession, the new king found an empty treasury. जैसे ही राजा बने, उन्हें मिला एक खाली राजकोष। पैसा ही नहीं है देश में, खर्चा कैसे चलेगा? Long years of war had drained the financial resources of France. बहुत सेंचुरी से फ्रांस की और ब्रिटेन की दुश्मनी रहती थी बेटा, और उन दोनों की दुश्मनी के कारण जो वॉर्स होती थी उसका पूरा खर्चा फ्रांस के राजकोष पे पड़ता था। अब राजकोष जो है वो खाली हो चुका था ऑलमोस्ट जब लुइस 16 राजा बने हैं। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles, another important city, Versailles। वहां पे जो फोर्ट था उसमें सभा बैठती थी। अब सभा बैठेगी तो सभा में बैठने वाले लोगों की सैलरी भी जाएगी। वो इतने भारी भारी सैलरी के पैकेज उठाते थे कि आज के दिन सुंदर पिच्चई भी शर्मा जाए, ठीक है, सीईओ जो है वो भी शर्मा जाए, किसी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ भी शर्मा जाए, इतनी हैवी सैलरीज उठाते थे ये कोर्ट में बैठने वाले लोग। अंडर लुइस 16, फ्रांस helped the 13 American colonies to gain their independence from their common enemy Britain। मैंने आपको बताया फ्रांस और ब्रिटेन की शुरू से ही दुश्मनी चलती आई है बेटा, ठीक है, और 1770s के आसपास 1770s में ब्रिटेन का कब्जा था यूएसए पर भी, बट फ्रांस ने यूएसए को हेल्प किया, यानी कि हथियार वगैरह सप्लाई किए, जिसकी वजह से यूएसए तकरीबन 13 स्टेट्स यूएसए के उन्होंने एक साथ मिलकर ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ाई की, एंड वो फाइनली आज़ादी उन्होंने प्राप्त की, और 13 स्टेट्स ने मिलकर बनाया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओवर द सेंचुरीज, ओवर द डेकेड्स, इसमें और स्टेट्स मिलते गए, एंड आज आई थिंक 50 स्टेट्स हैं यूएसए में। समझ में आ गई बात? इंडिया में 28 स्टेट्स है ना, ऐसे यूएसए में 50 स्टेट्स हैं। बस फर्क बस इतना है दोनों के स्टेट्स में कि यूएसए के स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर है, भारत में जो हमारी केंद्र सरकार है उसके पास ज़्यादा पावर होती है। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? हम बात कर रहे थे फ्रांस की, कि फ्रांस का पैसा क्यों खत्म हो गया। फ्रांस ने हेल्प की थी अमेरिका की 13 कॉलोनीज को। कैसे हेल्प की? पैसा सप्लाई किया, खाना सप्लाई किया, वेपन सप्लाई किए। तो इसमें क्या हुआ? फ्रांस को ही तो खर्चा झेलना पड़ रहा है, ठीक है, फ्रांस के दुश्मन को हराया जा रहा है, लेकिन खर्चा तो फ्रांस झेल रहा है ना। उसकी वजह से भी फ्रांस का जो राजकोष था, ट्रेजरी थी, उस पर बुरा असर पड़ा था। द वॉर एडेड more than 2 million livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres, ठीक है। ये जो लड़ाइयाँ चल रही थी आगे पीछे, जो फ्रांस की वॉर होती थी, यूएसए की वॉर हो रही थी, उसकी वजह से फ्रांस के ऊपर कर्जा चढ़ता जा रहा था। अब आप कहेंगे फ्रांस पे किसका कर्जा चढ़ रहा था? फ्रांस पे कर्जा चढ़ रहा था फ्रांस के ही लोगों का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपनी सरकार को पैसा चाहिए होता है ना, तो वो कुछ फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए राजा को पैसा चाहिए अपनी सेना पे खर्चा करने के लिए, और उसके देश में कोई ना कोई बहुत अमीर आदमी है, तो वो उस अमीर आदमी को कहेगा कि भाई तुम मेरे को पैसे दे दे, मैं धीरे धीरे तेरे लौटा दूंगा। और वो अमीर आदमी ट्रस्ट करके पैसे दे भी देता है, क्योंकि वो राजा है जो सामने वाला मांग रहा है। इसी तरीके से फ्रांस के ऊपर चढ़ गया था 2 बिलियन लिवरेस का कर्जा।
ठीक है। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, जिन्होंने स्टेट को यानी देश को पैसे दिए, अब वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे अपने पैसों पे। अभी देखो, जनरली अगर आप बिना बैंक्स के आपस में भाईचारे में भी पैसे वगैरह लेन देन देखोगे ना अपने पेरेंट्स वगैरह का, तो वो एक बहुत नॉमिनल सा इंटरेस्ट रेट रखते हैं कि भाई आप मेरे को 3% या 4% इंटरेस्ट दे देना। कि अगर आपने पर्सन ए ने पर्सन बी को अगर 100 रुपीज लोन पे दिए हैं और उस पे कहा है कि 4% रेंट लगेगा, तो पर्सन बी जो है वो 104 रुपये वापस करेगा। ठीक है, समझ में आई बात? ये बहुत बेसिक से मैं आपको लोन समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप मैथ्स में समझोगे, ये सब समझ भी लिया होगा। ये 8th में ही आ जाते हैं शायद, ये क्या, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब जो लेंडर्स थे जिन्होंने पैसे सरकार को दे रखे थे, वो सरकार से तकरीबन 10% इंटरेस्ट मांग रहे थे। यानी कि अगर मैं हूं लेंडर और मैंने फ्रांस की सरकार को 100 रुपए दे रखे हैं लोन पे, अभी तक मैं ले रही थी 104 105 रुपए, अब मेरे को पता है कि फ्रांस की सरकार पहले ही परेशान है, तो क्यों ना मैं उसको और परेशान करूं। ठीक है, तो मैंने उसको कह दिया कि भाई अब तो मैं 10% इंटरेस्ट लगाऊंगी। यानी अगर मैंने तेरे को 100 रुपए दे रखे हैं, मैं तेरे से 105 नहीं वापस लूंगी, मैं तेरे से लूंगी 110 रुपए वापस। समझ में आई आपको बात? ये 100 रुपए के मामले में बहुत छोटी बात लग रही है, पर जब आप लाखों करोड़ों रुपए लोन पे देते हो, तो उससे लाखों लाखों रुपए वापस इंटरेस्ट के तौर पे आते भी हैं। ओके, so the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone। पैसे देना तो दूर की बात है, जो सरकार थी फ्रांस की, वो लोन जिनसे ले रखा था उनको ब्याज देने में ही अपना सारा टैक्स यूटिलाइज कर देती थी। मान लीजिए उन्होंने मेरे को ही अपना मेरा ब्याज देना है, उनका टोटल मान लो टैक्स इकट्ठा हुआ 40 रुपए। मेरे जैसे 4 बंदे बैठे हैं जिन्होंने उनको 100 100 रुपए लोन दे रखा है, तो उनके 40 रुपए टैक्स तो हमारा इंटरेस्ट देने में ही चले गए। पैसे तो छोड़ो, मेरे 100 रुपए जो मैंने उनको दिए वो तो छोड़ो, जो इंटरेस्ट लग रहा है ना 10 रुपए, वही देने में उनका टैक्स यूज हो रहा था पूरा। To meet its regular expenses, such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes। अब खर्चा कैसे चलेगा भाई? देश है, बहुत खर्चा होता है ना। यूनिवर्सिटीज पे खर्चा होता है, हॉस्पिटल्स पे खर्चा होता है, गवर्नमेंट ऑफिसेज पे खर्चा होता है। कहाँ से आएगी सैलरी? आएगी सैलरी कहाँ से आएगी? टैक्स से। टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, जनता से पैसे वापस लेने पड़ेंगे। जनता को इतना पैसा अगर देने लग रहे हैं, एक पार्ट ऑफ जनता को पैसे देने हैं क्योंकि उनसे उधार ले रखा है, तो दूसरे पार्ट ऑफ जनता से अपन ने लोन इकट्ठा करना पड़ेगा, लोन कह रही हूँ सॉरी, टैक्स इकट्ठा करना पड़ेगा। Yet even this measure would not have sufficed French society in the 18th century। ये जो लोन वाला ये स्कीम लगा रहे थे ना कि ठीक है 4 लोगों के हमने लोन के पैसे वापस देने हैं, तो ऐसा करते हैं बाकी की जो 40 लोगों की हमारी जनता है उससे हम टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं। कितना ही टैक्स कलेक्ट कर ले, इनकी उधारी नहीं हटने वाली थी। ठीक है, फ्रेंच सोसाइटी, जो फ्रांस की सोसाइटी थी, वो 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी भाई। 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी फ्रांस की सोसाइटी। कौन सी है वो 3 एस्टेट्स, मैं बता देती हूँ अभी। सबसे पहली एस्टेट थी बेटा हमारी क्लर्जी सॉरी। क्लर्जी का क्या मतलब होता है? क्लर्जी यानी आप मान लीजिए चर्च के जो हेड्स होते थे। आज के दिन अगर आप इंडिया की बात करें तो इसी के पैरेलल में आप चर्च की जगह इंडिया में कह सकते हो कि पंडित थे। जैसे भारत में पंडित होते हैं ना जो मंदिर वगैरह संभालते हैं, इसी तरीके से चर्च में जो लोग चर्च संभाल रहे थे, जो फादर वगैरह होते हैं, उन सबका एक ग्रुप था जिसको क्लर्जी कहते थे। ओके, ये था हमारा फर्स्ट एस्टेट, दिस वाज द फर्स्ट एस्टेट। सेकंड एस्टेट क्या थी? सेकंड एस्टेट थी नोबिलिटी, यानी अमीर लोग जो सैकड़ों सालों से अमीर हैं, पैदाइशी अमीर हैं, जो पुश्तैनी अमीर हैं। ठीक है, तो सेकंड होगी नोबिलिटी। और जो थर्ड एस्टेट थी हमारी, वो थी हमारी कॉमन मैन की। लॉयर्स हो गए, मर्चेंट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, जो बाकी बच जाते हैं सारे थर्ड में आते हैं। जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो इतनी करप्ट थी बेटा कि क्लर्जी जो है रिच थी बहुत, क्योंकि चर्च में चढ़ावा आता है अमीरों का। नोबिलिटी जो है वो पुश्तैनी अमीर थी, और गरीब था सिर्फ कॉमन। जो थर्ड एस्टेट है सिर्फ वो गरीब था। लेकिन फ्रेंच सोसाइटी के रूल्स इतने शैलो थे कि टैक्स तो अमीरों से कलेक्ट करना चाहिए, फ्रेंच सोसाइटी टैक्स कलेक्ट करती थी गरीबों से। फर्स्ट 2 एस्टेट्स कभी टैक्स पे नहीं करते थे,
सिर्फ थर्ड एस्टेट टैक्स पे करता था। समझ में आई बात? The society of the estates was a part of a feudal system that dated back to the Middle Ages. अब मिडिल एजेस और फ्यूडल सिस्टम दो चीजें आगे भाई समझनी तो पड़ेंगी, समझा देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। आप देखिए फ्यूडल का क्या मतलब होता है। होता यह है कि मान लीजिए मैं हूँ फ्यूडल लॉर्ड, ये है अमृत कौर पिलानिया, इसकी है ये इतनी सारी ज़मीन, बहुत सारी ज़मीन है ये। अब मेरे पास कुछ गरीब लोग आए, ठीक है, ABCD, ये 4 गरीब लोगों को मैंने बोला भी ठीक है तुम लोग मेरी ये जो ज़मीन है ना इसके 4 हिस्से करके इसमें खेती बाड़ी कर लो, मेरे को नहीं करनी खेती बाड़ी, लेकिन जितना भी तुम कमा रहे हो ना उसका कुछ परसेंट मेरे को एज अ टैक्स या फिर रेंट के तौर पे दे देना। तो ज़मीन भी मेरी, काम करेंगे ये लोग, लेकिन खाने को मेरे को फ्री में मिलेगा। समझ में आई बात? ऐसा ही सिस्टम भारत में भी फॉलो होता था बेटा, लेकिन यूरोप में इस चीज़ का नाम फ्यूडल रखा गया है। तो मैं होगी यहाँ पे क्या, फ्यूडल लॉर्ड, और ये जो मेरे अंडर मेरी ही जमीन पे काम कर रहे हैं इनको हमने कह दिया पेजेंट्स या फिर किसान। अब पेजेंट्स सिर्फ इस जमीन पे काम करके मेरे को टैक्स नहीं पे करेंगे, इनको मेरे लिए वैसे भी काम करना पड़ेगा। जो मेरा घर है वहां पे क्या पता मैं सफाई के लिए बुला लूं इनको, ठीक है। अगर मेरे घर वाली जगह पे कहीं पे एक रोड बन रहा है और मेरे को लेबर की आवश्यकता है, तो यही पेजेंट्स मेरे को फ्री में लेबर भी प्रोवाइड करेंगे, मैं इनको पैसे नहीं देने वाली हूँ, फ्री में करेंगे ये काम। तो आप देख रहे हो कि एक इंसान जो ठीक है पुश्तैनी अमीर है उसको कितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसको टैक्स नहीं पे करना, उसको कहीं पर लेबर का खर्चा नहीं देना, उसके रोड से लेकर घर तक सब कुछ फ्री में साफ हो रहा है, बन रहा है, और उसको घर पे बैठ के खाना भी आ रहा है। और एक्सप्लॉयटेशन थर्ड स्टेट का हर सिचुएशन में हो रहा है, हर सिचुएशन में थर्ड स्टेट को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। The term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789. आप देखेंगे 1789 में क्रांति होती है, क्रांति हो गई, ठीक है। जो सिस्टम था 1789 से पहला, 1789 से पहले का जो सिस्टम था वो एकदम से बदल जाएगा। यानी पहले मोनार्की थी, ठीक है, राजा रूल करता था, कुछ लोगों को जन्म सिद्ध कुछ अधिकार, राइट्स, बेनिफिट्स मिलते थे, कुछों को का बस शोषण ही होता था जीवन में। अब ये चीजें 1789 के बाद एकदम से बदल जाएंगी। तो ये तो हो गया हमारा जो 1789 से पहले का सिस्टम है ओल्ड, ठीक है, और इसके बाद हो गया न्यू। जहां पे भी ओल्ड रेजीम वर्ड यूज हो आप समझ लेना कि मैं 1789 से पहले के फ्रांस की बात कर रही हूं। ओके, ठीक है। हाँ, मिडिल एजेस नहीं बताया था ना मैंने बेटा आपको, अभी बता देती हूँ मिडिल एजेस क्या होती हैं। देखिए जो मेडिवियल इतिहास है हमारा, तकरीबन 7th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक का जो मेडिवियल इतिहास है, इसमें से कुछ 300 साल 400 साल ऐसे थे जब बिल्कुल इंसान अंधा हो गया था और वो सिर्फ ये सोचता था कि मेरी सभी दिक्कतों का, मेरी सभी मुसीबतों का हल सिर्फ भगवान के पास है। उसको कहते हैं मिडिल एजेस या फिर डार्क एजेस। जब इंसान को लगता था कि वो अपने डिसीजंस लेने के काबिल नहीं है और वो चर्च में अपना आंसर ढूंढता था। चर्च में क्यों ढूंढता था? क्योंकि ये बात भारत की नहीं हो रही है, ये बात हो रही है यूरोप की। तो यूरोप के इंसान की बात हो रही है और यूरोप में सबसे जो फेमस रिलीजन था वो था क्रिश्चियनिटी। तो सब चर्च ही फॉलो करते थे। इसीलिए जब भी मिडिल एजेस आएगा आपके दिमाग में डार्क एजेस आना चाहिए, क्योंकि इंसान अंधेरे में था, उसको लगता था कि वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकता। समझ में आई बात? उसको हर चीज के लिए भगवान के पास जाना होगा, चर्च में परमिशन मांगनी होगी। चर्च में परमिशन कौन देगा? फादर देगा, पोप देगा। समझ में आई आपको बात? कोई भी कंफ्यूजन हो यू कैन राइट ऑन द डैशबोर्ड, आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउट्स पूछने का, वहां पे आई विल रिजॉल्व योर डाउट्स, ठीक है। Figure 2 shows how the system of estates in the French society was organized। अब फिगर 2 देख लेते हैं भाई। देखो ये आ गया आपका, सबसे पहली एस्टेट है हमारी क्लर्गी। क्या है क्लर्गी?
अभी मैंने आपको बताया था जो पंडित वगैरह का, उनके जो मतलब फादर वगैरह का जो सिस्टम होता था उसको क्लर्की कहते थे। सेकेंड एस्टेट थी हमारी नोबिलिटी। क्या थी? नोबिलिटी। थर्ड एस्टेट थी, उसमें भी 3 लेवल बने हुए थे। ये सबसे वही है ना, आप अगर अपर क्लास देखो, भारत में सबसे अमीर लोग वहां हैं, अपर क्लास के माने जाते हैं। उसके बाद मिडिल क्लास आती है। मिडिल मिडिल क्लास में लेकिन 2 चीजें हैं, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास वही है जिनकी फैमिली की इनकम डिसेंट है, कोई एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में है या कोई बिजनेस कर रहा है, ऐसी चीजें। लोअर मिडिल क्लास वो है जिसके पास मतलब बस अपना खर्चा चलाने के पैसे हैं। उसके बाद आती है हमारी पुअर, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन, ये सारे जो है कैटेगरीज हमने भी बना रखी हैं। तो उस टाइम पे भी थर्ड एस्टेट में 3 कैटेगरीज थी। सबसे पहली कैटेगरी थी बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स एंड लॉयर्स की। यानी ये कुछ पढ़े लिखे अपर अपर थर्ड एस्टेट पीपल थे। उसके बाद सेकंड लेवल था पेजेंट्स एंड आर्टिसंस का। पेजेंट यानी किसान वर्ग, और आर्टिसंस यानी जो हाथ की कारीगरी वाला काम करते हैं। ठीक है, कोई मान लो हैट बना ली, कोई कपड़े को कढ़ाई कर ली, उस टाइप का जो काम कहलाता है वो आर्टिसंस करते हैं। कोई मटका बना दिया, कोई मूर्ति बना दी। ठीक है। उसके बाद जो सबसे लोएस्ट इनमें स्ट्राटा था, जो लोएस्ट लेवल था, वो था स्मॉल पेजेंट्स का, लैंडलेस लेबरर्स और सर्वेंट्स का। बंधुआ मजदूर, जिसको आपने मतलब एक तरीके से खरीद ही लिया। आज के जमाने में ये सब अलाउड नहीं है, आज से 400 साल पहले होता था ऐसा। ठीक है। छोटे मोटे किसान जो मतलब आधा एकड़ जमीन, 1 एकड़ जमीन में अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, बेचारे काम चला रहे हैं अपना। और लैंडलेस लेबरर्स जो किसी और की जमीन पे जाके काम कर रहे हैं, उनके पास खुद की कोई जमीन है ही नहीं। समझ में आई आपको बात? तो ये था हमारा सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स। नोट दैट विद इन द थर्ड एस्टेट सम वर रिच एंड अदर्स वर पुअर। विद इन द थर्ड एस्टेट कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब भी थे। ठीक है, कुछ तो थे लॉयर्स और कुछ थे लैंडलेस लेबरर्स। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अगर आपको ये टॉपिक अभी तक थोड़ा भी समझ में नहीं आया है तो दोबारा जाके वीडियो देखो, और मुझे लगता नहीं समझ में नहीं आया होगा। मैं पढ़ा रही हूँ भी, इंटरेस्टिंग तो होना चाहिए ना, होगा ही ऑफ कोर्स। पेजेंट्स मेड अप टू 90% ऑफ द पॉपुलेशन। अब आप ये देखिए कि सबसे अमीर जो वर्ग था, नोबिलिटी का, क्लर्की का, बस 10% बना रहे हैं वो। ठीक है, पॉपुलेशन का सिर्फ 10% जो है वो क्लर्की और नोबिलिटी है, लेकिन जो बाकी 90% है वो थर्ड एस्टेट है। समझ में आई बात? तो मेजोरिटी किसके पास है? थर्ड एस्टेट के पास मेजोरिटी है। However, only a small number of them owned the land they cultivated. About 60% of the land was owned by nobles and the churches and other rich members of the third estate. देखिए, किसान वर्ग विद इन थर्ड एस्टेट, किसान एक वर्ग है। थर्ड एस्टेट के ही 3 हिस्से बनाए थे ना हमने, उसमें से एक किसानों का वर्ग था। ये किसान जो है, इसमें से ज्यादातर किसानों के पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, वो किसी और की जमीन पे काम कर रहे हैं, वो नोबल्स की जमीन पे काम कर रहे हैं, या जो अमीर थर्ड एस्टेट के लोग हैं, मर्चेंट वगैरह, बिजनेसमैन, उनकी जमीन पे काम कर रहे हैं। The members of the first 2 estates, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. उनको जन्म सिद्ध कुछ बेनिफिट्स दे दिए। ये कहाँ का न्याय है? जिसके पास बहुत पैसा है उससे टैक्स लेना चाहिए, या जिसके पास पैसा नहीं है उससे टैक्स लेना चाहिए? अब बताइए मुझे, which is a more intelligent and more civilized way of collecting tax? पैसे वाले से टैक्स लेना या गरीब से टैक्स लेना? The most important of these was exemption from paying the tax to the state. बेनिफिट्स मिल रहे हैं इनको बिना बात, और उन बेनिफिट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि उन्हें टैक्स ही नहीं पे करना पड़ता। The nobles further enjoyed a feudal privilege. nobles को एक feudal privilege भी था। These included feudal dues, which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and field, to serve in the army or participate in building road. मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ जो लॉर्ड था उसको हिस्सा मिलता था खेती बाड़ी का, घर पे बैठे खाली, बल्कि उस बंदे को, उस व्यक्ति को फ्री में घर पे काम करने वाले लोग मिल जाते थे। प्लस उस व्यक्ति को अगर रोड, उसके घर के सामने उसने कोई रोड बनवानी है तो फ्री में लेबर भी मिल जाएगा। The church too extracted its share of taxes called tithes. ठीक है, चर्च भी टैक्स कलेक्ट करता था,
सरकार को तो उसने, राजा को तो टैक्स देना ही है व्यक्ति ने, लेकिन उसने चर्च को भी टैक्स पे करना पड़ेगा। देख रहे हो कितने टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं। एंड फाइनली ऑल द मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट, सरकार को भी टैक्स पे करना है। दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेल, एक ऐसा डायरेक्ट टैक्स था जिसको टेल कहते थे। मान लीजिए मेरी तनख्वाह 50,000 रुपए है, तो उसका कुछ हिस्सा तो डायरेक्टली सरकार के पास जा रहा है, ठीक है। जो मेरी सैलरी है उसका कुछ हिस्सा चर्च को भी जा रहा है। इसके अलावा मुझे फ्री में लोगों के घर पे काम करके आना पड़ रहा है, मुझे रोड कंस्ट्रक्शन में अपना योगदान देना पड़ रहा है। तो देखिए मेरे पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। आफ्टर ऑल द खर्चा एंड एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग टू सर्वाइव, मेरे पास तो कुछ नहीं बचेगा। और वो क्लर्की जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा कर बैठी है ऑलरेडी, वो नोबिलिटी, क्लर्जी सॉरी, और वो नोबिलिटी जो लाखों करोड़ों रुपए के ऊपर कुंडली मार के बैठी है, उससे कोई टैक्स ले नहीं रहा है। These taxes were levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco. The burden of financial activities of the state through tax was borne by the third estate alone. कौन ले रहा था भाई बर्डन पूरे टैक्स का? थर्ड एस्टेट, और कोई नहीं ले रहा, और कोई टैक्स पे नहीं कर रहा। अच्छा, न्यू वर्ड्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लिवरेज जो है वो यूनिट ऑफ करेंसी है फ्रांस में, जो कि 1794 के बाद नहीं यूज की गई है। इंडिया में जैसे रुपीस है ना, इस तरीके से। क्लर्जी क्या होती है? ग्रुप ऑफ पर्संस इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च, ठीक है, वो चर्च में काम करते हैं। नॉट नेसेसरीली कि वो फादर ही हो, वो पोप भी हो सकते हैं, वो कोई प्रैक्टिसिंग नन वगैरह भी हो सकती है। टिथे क्या होता है? टैक्स लिवाइड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। मान लीजिए कि मैंने 100 किलो मेरे खेत में कुछ उगाया है, 100 kgs आई हैव ग्रोन समथिंग इन माई फील्ड, तो उसमें से 1/10 यानी 10 किलो मुझे चर्च को देना पड़ेगा। इसको कहते हैं टिथेस। टेल क्या है? जो डायरेक्ट टैक्स हम स्टेट को पे करते हैं उसको हम टेल कहते हैं। ओके, यानी अगर मैंने कोई सॉल्ट लिया, सॉल्ट के ऊपर मान लो 10 रुपए का सॉल्ट है और उस पर 1 रुपी टैक्स है, तो ये जो 1 रुपी है डायरेक्टली सरकार के पास जा रहा है, इसको कहते हैं टेल। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। ये देखो, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पिक्चर है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग है। देखिए ये पूरा आप इमेज समझने की कोशिश करो। यहाँ पे एक लॉर्ड बैठा है ऐसे, मतलब फ्रांसीसियों वाली टोपी पहन के, उसके सामने एक बेचारा काम वाला आया है जो फ्रूट्स वगैरह लेके आया है, दूसरे हाथ में कुछ पैसे वैसे लेके आया है। यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये हमारा खाने पीने के जो दाने हैं वो लेके आया है ये व्यक्ति। और इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे देखिए क्या है, एक मकड़ी दिखा रखी है और मक्खियां दिखा रखी हैं। यानी मकड़ी क्या है? कौन है मकड़ी यहाँ पे? ये जो लॉर्ड है, फ्यूडल लॉर्ड, जो सिर्फ अपने जाले में बैठा है और वेट कर रहा है कि कब कोई मक्खी आएगी और मैं उसको खाऊंगा। और ये व्यक्ति जो अपनी पूरी मेहनत से खेत में काम करके आया है, ये इसके घर पे सर्वेंट की तरह भी काम करेगा इस लॉर्ड के घर पे, ठीक है। इसके रोड वगैरह बनाने में भी हेल्प करेगा। इस लॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए देश की आर्मी में भी योगदान देगा ये अपना जो बेचारा वर्कर है। तो ये क्या है? ये यहाँ पे मक्खी रिप्रेजेंट कर रही है इस व्यक्ति को। दिस पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, grains, fruits, money, salad. The fat lord sits there, ready to accept it all. He does not even care to grace him with a look. देखो, खा ये जो व्यक्ति रहा, ये जो लॉर्ड है हमारा, खा रहा है ये इसी बंदे का कमाया हुआ, फिर भी इसको अच्छे से ट्रीट करके खुश नहीं है। ये एटीट्यूड। दिस नोबल मैन इज द स्पाइडर, द पेजेंट इज द फ्लाई। समझे आप? द मोर द डेविल हैज द मोर ही वॉन्ट्स। जितना ज्यादा राक्षस के पास होगा उसे उतनी ही और पाने की लालसा होगी, लालच होगा। अब आप मुझे बताइए कि आर्टिस्ट ने नोबल मैन को स्पाइडर की तरह क्यों प्रेजेंट किया है और पेजेंट यानी किसान को एक मक्खी की तरह क्यों दर्शाया है? द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। फ्रांस में अब सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। क्यों हो रहा है सर्वाइवल मुश्किल? क्योंकि जनसंख्या 23 मिलियन से बढ़कर 28 मिलियन हो गई है, यानी तकरीबन 2.3 करोड़ से बढ़कर हो गई है 2.8 करोड़।
फ्रांस में इतना ही खाना था, मान लीजिए, कि जो 2.3 करोड़ को खाना खिला सकता था। अब हो गई जनसंख्या 2.8 करोड़, यानी 50 लाख लोग और बढ़ गए। इन 50 लाख लोगों को खाना खिलाएगा कौन? खाने की किल्लत होने लगी। ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस rose from 23 million in 1715 to 28 million in 1789. This led to a rapid increase in the demand of food grains. Production of grains could not keep pace with the demand. यानी जितना उगाया जा रहा था उससे बहुत ज़्यादा की, उससे कई ज़्यादा की ज़रूरत थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी. So the price of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly, जिसके कारण ब्रेड के प्राइसेस बहुत बढ़ गए. Most workers were employed in as laborers in workshops whose owners fixed their wages. But wages did not keep pace with the rise of prices. So the gap between the poor and the rich widened. Things became worse whenever drought or hail reduced the harvest. This led to a subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. कितना इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पैराग्राफ. देखिए, पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है, खाने की कमी पड़ गई. अब 10 लोगों के लिए 10 रोटियां हैं, हर इंसान एक ही रोटी खाता है. जनसंख्या बढ़ गई, 15 हो गए लोग, लेकिन रोटियां तो अभी भी 10 हैं. तो बाकी के 5 लोगों को खाना कैसे मिलेगा? खाने की हो गई कमी. ठीक है. प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी अभी भी रोटियां 10 ही बन रही थी, रोटियां नहीं बढ़ पा रही थी. ठीक है. खाना नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई नहीं बढ़ रही है. दिक्कत आ गई ना. जिसकी वजह से अब ये जो 10 रोटी बनाकर मैं बैठी हूँ, मैं सोचूंगी कि 15 लोग इसको खाने वाले हैं, तो क्यों ना मैं महंगी बेचूं रोटी. तो मैं हर एक रोटी को अब उसके एक्चुअल प्राइस से बहुत महंगा बेचने लगी, जिसकी वजह से ये जो 10-15 गरीब लोग ये रोटी लेने के लिए वेट कर रहे थे, उनको और भी ज्यादा तकलीफ होने लगी. अब ये जो 10-15 लोग हैं ना, ये रोटी लेने के पैसे भी मेरे पास से ही कमाते हैं. मैं ही इनकी सैलरी फिक्स करती हूँ. मैं इनको 10-10 रुपए सैलरी दे रही हूँ और रोटी के दाम हो गए 15-15 रुपए. कैसे भरेंगे ये? महंगाई बढ़ती जा रही है, सैलरीज बढ़ नहीं रही हैं. ठीक है. और महंगाई बढ़ रही है, खाने को कुछ मिल नहीं रहा है, जनता मर रही है. ये था सफरिंग स्टेज ऑफ फ्रेंच पॉपुलेशन. इसकी वजह से आ गया सबसिस्टेंस क्राइसिस, यानी काम कैसे चलाएं, गुजारा कैसे करें. समथिंग दैट occurred frequently in France during the old regime. ये जो सबसिस्टेंस क्राइसिस है ना बेटा, कि काम कैसे चलाएं, गुजारा कैसे करें, ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता था ओल्ड रेजिम वाले फ्रांस में, यानी 1789 से पहले के फ्रांस में. यहाँ पे नया वर्ड आ गया, सबसिस्टेंस क्राइसिस. समझ लेते हैं. एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड. और एनोनिमस का क्या मतलब होता है? वन मैन हु रिमेन्स अननोन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपको दिखाई नहीं देती स्क्रीन पे, जैसे अभी दे रही हूँ हवा में ऐसे बैठी हुई, तो आप मेरी आवाज़ सुन के इमेजिन करते रहते कि मैम का नाम क्या होगा, मैम क्या किस तरीके से बिहेव करती होंगी, कैसी दिखती होंगी. वो चीज़ होती है एनोनिमस. ठीक है. इसके अलावा सबसिस्टेंस क्राइसिस आप समझ चुके हैं, एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन जहाँ पे बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंडेंजर हो जाते हैं, यानी खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं, रहने को जगह नहीं मिलती और बहुत सफ़र करती है जनता. उस चीज़ को कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस. ये आप खुद से सॉल्व करेंगे कैसे होता है सबसिस्टेंस क्राइसिस. इसके ऑप्शंस यहाँ पे एक्टिविटी में गिवन है. ये जो भी, जैसे फूड रॉइट हो गया, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन हो गया, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, राइजिंग फूड प्राइसेस, वीकर बॉडीज, ये 5 चीजों को आप इन बॉक्सेस में फिल करेंगे. ओके. अगला पॉइंट करते हैं. अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसाजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस. अब मिडिल क्लास की जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही थी. देखिए, बहुमत में ताकत है. आज के दिन आप भारत में ही देखिए, हमेशा मेजोरिटी विन करती है ना इलेक्शंस में भी. बहुमत में ही ताकत है. अब मिडिल क्लास की पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुमत हो रही है मिडिल क्लास की. तो अब देखते हैं उसका क्या क्या इम्पैक्ट होता है बाकी क्लासेस पे. In the past, peasants and workers had participated in revolt against increasing taxes and food scarcity. इससे पहले भी लोग जो हैं वो रिवोल्ट यानी विरोध करते थे. किसके खिलाफ? बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ रहा हो, खाने की कमी पड़ रही हो, इसके खिलाफ वो विरोध करते रहते थे. But they lacked the means
and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. ठीक है, लेकिन उनके पास ऐसे संसाधन नहीं थे जिससे वो एक लार्ज स्केल मूवमेंट चला सके. ठीक है, और वो मूवमेंट नहीं चलेगा तो कोई सिग्निफिकेंट बदलाव आएगा नहीं. आप मिलजुल कर अगर 50-100 लोग, अगर मान लो 1000-1500 लोग अगर मिलकर कहीं पे एक आपने डिसीजन फिक्स करवाना है अपने कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो अगर वो चीज फुलफिल नहीं होगी कॉलेज यूनिवर्सिटी तक, आप जनसंख्या लेकर नहीं पहुंचेंगे तो कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले भी नहीं सुनते. इसी तरीके से पुराने जमाने में जो लेबरर्स थे, जब तक वो संगठित होकर पूरे मीन्स एंड मेथड्स के साथ सरकार के खिलाफ विरोध नहीं करते थे, तब तक कोई बदलाव नहीं आने वाला था. This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and access to education and new ideas. तो बदलाव लाने का जिम्मा किस पे रहा फिर? अब मान लीजिए कि मैं किसान वर्ग से आती हूँ और मेरे पिताजी मान लीजिए किसान थे, तो मुझे पता है उनको क्या क्या तकलीफें होती हैं. लेकिन मेरे पिताजी खेती बाड़ी करेंगे या फिर विरोध करेंगे, उनके पास तो समय नहीं होगा. लेकिन मैं पढ़ लिख कर अमृत कौर पिलानिया उनके अधिकारों के लिए लड़ सकती हूँ. ठीक है, सो उसी सेक्शन की थर्ड एस्टेट के लोगों के पास इतना समय नहीं था, ना ही उनके पास संसाधन थे कि वो विरोध ऑर्गेनाइज कर सकें. लेकिन उसी थर्ड एस्टेट में से कुछ लोग जो पढ़ लिख कर या फिर थोड़ा पैसा कमाकर अमीर हो गए, वो लोग बाकी थर्ड एस्टेट के लोगों के लिए भी लड़ाई कर सकते थे. The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class. 18वीं शताब्दी में सोशल ग्रुप्स आई, सोसाइटी आई जिसको हमने कहा मिडिल क्लास, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from manufacturing of goods such as woolen and silk textiles. तो कहने का मतलब जो मिडिल क्लास थी वो पैसा कैसे कमाती थी? बिजनेस करके कमाती थी. 18th सेंचुरी में क्या हो रहा था? इंटरनेशनल ट्रेड काफी फ्लरिश कर रहा था. अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो व्यापार था वो काफी फ्लरिश कर रहा था. तो ये जो मिडिल क्लास थी ये गुड्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती थी, उसको विदेशों में भी बेचती थी और अपने ही देश के जो नोबिलिटी और क्लर्जी थे उनको भी बेचती थी. ऐसे करके ये लोग पैसा कमाते थे. In addition to merchants and manufacturers, the third estate included professions such as lawyers or administrative officials. इसके साथ साथ थर्ड एस्टेट में सिर्फ मैन्युफैक्चरर नहीं थे, सिर्फ वो लोग नहीं थे जो सामान बनाकर मतलब बेच रहे हैं, वो भी लोग थे जो कोर्ट्स में बैठते थे, यानी लॉयर्स थे या टीचर्स थे, ऐसे भी लोग थे. ठीक है, all of these were educated and believed that no group in the society should be privileged by birth. इन सभी लोगों का मानना था कि जन्म सिद्ध प्रिविलेजेस किसी को नहीं मिलनी चाहिए. Rather, a person's social position must depend on its merit. Instead, by birth की जगह कोई व्यक्ति कितना लायक है उसके बेसिस पे दे उसको क्लास का काम. ठीक है, these ideas envisaged a society based on freedom and equal laws and opportunities for all. काफी सारे फिलोसोफर्स ने इस आइडिया को सपोर्ट किया. इक्वेलिटी वाला जो आइडिया था कि सभी को जन्म से एक जैसा मान लो, जन्म के बाद वो क्या क्या कर्म करता है उसके बेसिस पे डिसाइड करो कि उसको कौन से दर्जे पे रखना है. ठीक है, ये काफी सारे फिलोसोफर्स ने इस आइडिया को सपोर्ट किया. फॉर एग्जाम्पल जॉन लॉक, जीन जैकस रूसो. In his two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute right. एक किताब लिखी जॉन लॉक ने जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट. उस किताब में इन्होंने जन्म सिद्ध अधिकारों का खंडन किया, कहा कि ये बहुत गलत चीज है, नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में. और स्पेशली राजा के पास तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. रूसो जो है उसने एक आइडिया फॉरवर्ड किया, प्रपोज किया कि एक ऐसी सरकार बनाओ जो लोगों के द्वारा बनाई जाती हो, जिसके बनने में लोगों का भी योगदान हो और लोगों के ही प्रतिनिधि उस सरकार में लोगों के लिए ही काम करें. In the spirit of the laws, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative and executive and the judiciary. अब देखिए मॉन्टेस्क्यू एक और फिलोसोफर आ गया, उसने एक किताब लिखी है द स्पिरिट ऑफ द लॉ. बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉन्टेस्क्यू स्पिरिट ऑफ द लॉज, मॉन्टेस्क्यू स्पिरिट ऑफ द लॉज, भूलना ही नहीं है, इंटरेस्टिंग है बहुत. मॉन्टेस्क्यू ने लिखी स्पिरिट ऑफ द लॉज जिसमें उसने कहा
कि जो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, इन तीनों में सेपरेशन ऑफ पावर कर दो। अभी तक क्या था, राजा के पास सबसे ज्यादा पावर थी ना, वही रूल बना भी रहा था, वही डिसाइड भी कर लेता था, किसी को क्या सजा देनी है वो भी वही सोच लेता था। तो इस चीज को खत्म करो, इन्होंने कहा कि इस चीज को खत्म करो और ऐसा करो कि जुडिशरी के पास अपनी खुद की पावर हो, सिर्फ न्याय देने की, लेजिस्लेचर के पास अपनी खुद की पावर्स हो, सिर्फ न्याय बनाने की, एंड एग्जीक्यूटिव के पास अपनी खुद की पावर हो, सिर्फ न्याय को इम्प्लीमेंट करने की या फिर रूल्स को इम्प्लीमेंट करने की। समझ में आ गई बात? ये चीज किसने सजेस्ट की थी? मॉन्टेस्क्यू। कौन सी किताब में? इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज। This model of the government was put into force in the USA after the 13 colonies declared their independence from the Britain. The American Constitution and its guarantee of individual rights was important example for political thinkers of France. देखिए, ये जो आइडिया था रूसो वगैरह का, मॉन्टेस्क्यू का, इस चीज को यूएसए ने आजाद होते ही, मैंने आपको बताया था 13 कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, जिन्होंने आजाद होकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया और 13 स्टेट्स बनाए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले ये जो आइडियाज थे इन्हें इम्प्लीमेंट किया, लोगों को राइट्स दिए। ठीक है, तो उसकी वजह से काफी फ्रांस में भी लोगों को मार्गदर्शन हो रहा था कि अगर ये आइडियाज हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो जनता बहुत खुश रहेगी और जनता का भला भी होगा। The ideas of these philosophers were discussed intensively in salons and coffee houses and spread among people through books and newspapers. These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. The news that Louis XVI plans to impose further taxes to be able to meet expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. जनता पहले ही परेशान थी कि कुछ लोगों को, कुछ मुट्ठी भर लोगों को इतने प्रिविलेजेस क्यों मिल रहे हैं। अब जब लुईस 16 ने कहा कि मैं बाकी की आम जनता पर टैक्सेस बढ़ाऊंगा, तो बाकी की आम जनता और ज्यादा चिढ़ गई। ये जो मैंने आपको ये बताया ना, फिलोसोफर्स बताए, इनके आइडियाज बताए हैं, मॉन्टेस्क्यू का आइडिया मैंने आपको बताया और रूसो का आइडिया बताया, जॉन लॉक भी एक फिलोसोफर था। इनके आइडियाज को पब्लिकली डिस्कस किया जाने लगा, सभाओं में, मीटिंग्स में, सैलॉन्स में लोग बाल कटवाने आते थे, वहां बैठ के डिस्कस करते थे, कॉफीज पीने आते थे, वहां बैठ के डिस्कस करते थे, ये पब्लिकली डिस्कस होने लगे आइडियाज। सो बेटा इस पार्ट के हमने सो बेटा इस पार्ट के बेसिस पे आपको जो होमवर्क मिलेगा आपको सॉल्व करना डैशबोर्ड पे जाके। ठीक है, एंड इस लेक्चर में बस इतना ही, अगला जो पार्ट है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। सो दिस वीडियो वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूलजी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मैं हूं अमृत कौर पिलानिया और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।